तो जोहार बच्चों, नमस्कार, आदाब। आपका अपना एमजेड क्लासेस आपके बीच में लेके आया है। टर्म 1 की परीक्षा पैटर्न बदला हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग आज शुरू करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्र पिछला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारा वीडियो है, लाइव वीडियो, आप उसे देखें, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और उनका जो भी वीडियो बचेगा चैप्टर, उस पे हम लोग वन शॉर्ट वीडियो हम बना के आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा है विषय भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर। ठीक है, चैप्टर विषय सोशल साइंस इतिहास और पाठ नंबर 2 एक्सरसाइज 2 भारत में राष्ट्रवाद, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए, हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं आपके बीच में। हम सोचे पूरा वीडियो बनाए नोट्स के अनुसार नहीं, लेकिन जैसा कि परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ है, हम एक बार बुक से बनाएंगे, फिर नोट से बनाएंगे, फिर क्वेश्चन आधारित होगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से आप लोग को भी बोर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नए वाले बच्चे, नए हो पुराने हो, बेल आइकन प्रेस किए हुए हो, पुराने वाले बने रहे और नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पुराने वाले भी शेयर करें ताकि कोई बच्चा छूट ना जाए। चलिए, तो बोला जाता है, देखिए जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, यूरोप में जैसे ही आधुनिक राष्ट्रवाद मॉडर्न नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ, यानी देश बनने की प्रक्रिया की ओर बढ़ने लगे। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने, ये वही घटना यूरोप में है जिससे लोगों को अपने बारे में सोचने समझने की सलाहियत आने लगी। वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल दी गई। अब क्या है, लोगों के बीच में जब राष्ट्रवाद आया तो वे कौन है, वे क्या समझते हैं, उनकी पहचान क्या है, इनकी सारी परिभाषा ही बदल गई। ठीक है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा, और जो लोग राष्ट्रवादी हो गए उनमें राष्ट्र के प्रति प्यार मोहब्बत सभी भाव पैदा होने लगा, फीलिंग। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। अब जब ये राष्ट्रवाद की कहानियां शुरू होती है तो इसमें नए नए प्रतीक, नए नए चिन्ह, नए नए सिंबल, नए नए चिन्ह, नए नए गीत, गाना, विचार, आइडियोलॉजी, सभी संपर्क स्थापित करते हैं एक दूसरे, एक लोग से दूसरे लोग में। समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया जाता है, और समुदाय की सीमाओं की, आपका सीमा बॉर्डर, जो लिमिट है, जो कहाँ से कहाँ तक है, इन सभी को दोबारा से परिभाषित कर दिया गया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें अगर ये पहचान की बात की जाए तो कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र राज्य छोटे समय अंतराल में कभी नहीं बनता। उसके लिए वो लंबा अंतराल चाहिए, संघर्ष चाहिए। ठीक है, मेहनत चाहिए, और संघर्ष के साथ ही एक नए राष्ट्र का निर्माण होता है। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। ये तो यूरोप की बात है, लेकिन अब आइए हमारे देश भारत में यह किस तरह पैदा हुई। कहा जाता है दूसरे उपनिवेशों की तरह, दूसरे राज्यों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। अगर दूसरे उपनिवेशों की तरह देखा जाए, दूसरे राज्यों की तरह देखा जाए, राज्य, तो भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का जो उदय है, जो पैदा है, राष्ट्रवाद के प्रति भक्ति है, वो परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, यानी कि राज्य को जो कब्जा करने की जो नीति थी उसके खिलाफ विरोध करके आंदोलन, मूवमेंट करने गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक कनेक्टिविटी को दर्शाता है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। जब औपनिवेशिक शासक थे जो राज्यों को उपनिवेश करते थे, वो आर्थिक कॉमर्शियल के लिए यूज करते थे, व्यापार के लिए यूज करते, उनके खिलाफ जब संघर्ष हुआ तो आपसी एकता को पहचानने लगी, यूनिटी उनके बीच में आने लगी। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का एक असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। तो उनका जो भी था, आप कह सकते हैं हर वर्ग और समूह उपनिवेशवाद का असर एक जैसा, तो हर वर्ग हर समूह में उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, कहीं ज़्यादा कहीं कम।
उनके अनुभव भी अलग थे, उनका एक्सपीरियंस भी अलग था, स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे, हर समूह में आज़ादी का मतलब भी अलग था। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या होता है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। लेकिन जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अगुवाई में कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, इन समूहों को इकट्ठा किया, उन समूहों को, उन ग्रुप को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन, मूवमेंट सरकार के खिलाफ खड़ा किया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। लेकिन जब एकता भी होती है तो कभी कभी टकराव भी होते हैं, यह टकराव साफ देखा जाता था पहले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, पहले के पुस्तक में भी आप भारत के राष्ट्रवाद के बारे स्टडी, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं। वह आपने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। उसमें क्या था? 20वीं सदी के पहले दशक यानी 1910-20 के बारे में कहानी पढ़े थे। इस अध्याय में हम लोग 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में क्या करेंगे? 1920 से आगे आगे से पढ़ेंगे, 22, 23, 25, 26। तो इसमें क्या क्या है? असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने, अब ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। अब हम ये यहाँ पे बहुत ज़्यादातर इसके बारे स्टडी करेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट को कैसे डेवलप किया, किस तरह के प्रयास किए, क्या क्या प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने किस तरह हिस्सा लिया और अलग अलग सामाजिक समूह कैसे हिस्सा लिए, और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी, और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों, देशभक्ति ने, देश प्रेम ने लोगों की कल्पना को, लोगों की सोच ने नई उड़ान दी। चलिए, तो ये था आपके बीच में ट्रेलर, जैसे हर मूवी में होता है इसी तरह ट्रेलर था। अब हम लोग चैप्टर के मेन पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नए वाले बच्चे, बच्चे बच्चे नहीं हैं, बच्चे हमारे सच्चे हैं, तो वो क्या करें? चैनल को सा से सब्सक्राइब करें, एस फॉर सब्सक्राइब, एल फॉर लाइक, एस फॉर शेयर और बी फॉर बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, अगर आप इतना सा करते हैं तो आपकी पूंजी कुछ नहीं लगता, बस एक हाथ का थोड़ा सा उंगली लगता है जिससे प्रेस करना है। तो चलिए, इतना सा तो आप जानते हैं। चलिए अब हम लोग अपने फिलहाल इधर उधर की गपशप से दूर होके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो यहाँ 3 टॉपिक है। पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और असहयोग। खिलाफत ये क्या है ये देखेंगे। तो ये बात है 1919 के बाद के सालों में, 1919 के सालों बाद का। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। जो राष्ट्र का आंदोलन था, राष्ट्र बनाने की आंदोलन थी दूसरे, ठीक है, वो सब बहुत ज़्यादा फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे, नए नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए थे, और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने, और संघर्ष करने, स्ट्रगल करने का नया नया पैमाना, तरीका भी सामने आ रहा था। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे? अब इसे कैसे समझेंगे? उनके क्या परिणाम हुए, इनके क्या रिजल्ट हुए? ठीक है, चलिए बने रहे। सबसे पहली बात, विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। अगर देखा जाए तो विश्व युद्ध क्या करे, दुनिया के महान महान तो देश भी था, अपने में लड़ लड़ चलता था, ठीक है। तो विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, यानी कि बस कहा जाए तो अपना सपना, मनी मनी और राज्य कैसे किया जाए। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। अब जब लोग क्या होते हैं ना, अपने आर्थिक, अपने देश के धन दौलत को बढ़ाने के प्रति अग्रसर हो जाए, आगे बढ़ते हैं, तो क्या करता है, कहीं ना कहीं बजट को बढ़ाया जाता है। तो रक्षा व्यय यानी डिफेंस का जो खर्चा है उसको बढ़ाया गया। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। अब जब रक्षा का, ये जो डिफेंस का बजट को बढ़ाया गया, तो युद्ध के नाम पे, वॉर के नाम पर कर्जे पे कर्जा लिया गया और करों में वृद्धि की गई। जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ था। लुई 16वां क्या किया था, जब वो 2 अरब लिब्रे और 8 अरब लिब्रे बोझ तले दब गया, तो उसके बाद वो तीसरे स्टेट में टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिससे उग्र होकर लोग ने, यही नेशनल असेंबली सभी क्या करें, कहीं घुसते हैं तो घुस जाते हैं। यही इतिहास की खूबसूरती है, आप कहीं पे घुसेंगे ना तो पूरे अंदर घुस जाएंगे।
सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया। तो बॉर्डर के अंदर जो टैक्स लगता था व्यापारी को एक जगह से, और आयकर शुरू कर दिया, इनकम डिपार्टमेंट बढ़ा कर दिया, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट भी शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। जब युद्ध होगा तो कोई फ्री में तो नहीं बढ़ता है, तेजी बढ़ जाती है। किन्हीं दुकान, किन्हीं मालिक, किन्हीं व्यापारी को कभी कभी गरीबी में भी बहुत फायदा हो जाता है। 1913 से 18 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी। तो 1913 और 18 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया था, तो आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। आम लोग तो समझते हैं इतना तो पैसा धन दौलत था नहीं। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती, लोगों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। इस पद्धति, इस नियम, इस कांड को देखते हुए ग्रामीणों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हुआ। तो 1920 से 21, 18 से 19 में फसल खराब हुआ, तो खाद्य पदार्थों, खाने की चीजों में भारी अभाव पैदा हुई, कमी पैदा हो गया। उसी समय फ्लू महामारी फैल गई। इसी कारण वहां पे क्या हुआ, फ्लू बीमारी फैल गई। और 21 की जनगणना के मुताबिक, 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर इंसान को उम्मीद होता है कि युद्ध खत्म होगा तो मुसीबत खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसी समय एक नया नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका देश पर पेश किया। ये जो सारी बातें तो ये हिंदुस्तान भारत के बारे में है। तो उसी समय एक नया नेता आया और संघर्ष और आंदोलन और सबकी तरीका पेश, एकदम अलग ढंग को ही बदल दिया, जिसके कारण क्या क्या ना हुआ, उससे कितनी क्या बदलाव हुआ, अंत में आज़ादी भी प्राप्त हुई। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जबरन भर्ती किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते हैं, उनके बिना इजाजत के। उनको बस बंदूक के नोक तले, ठीक है, किसी डरा धमका कर सेना में कि फैमिली उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, जो भी, और अपने सेना में शामिल कर लेते थे। इसको बोलते हैं जबरन भर्ती, जबरदस्ती बोलते नहीं है अपने अपने भाषा में। चलिए, अब जो वो महान पुरुष था वो कौन था, आप लोग समझ गए, सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह का विचार क्या है? सत्या मतलब होता है सत्य, और ग्रह का मतलब आग्रह। सत्या, सत्य के लिए आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। चलिए, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। कहाँ लौटे? 1915 में भारत लौटे। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका बोले तो मत सोचिएगा साउथ अफ्रीका बोल दिए, तो दक्षिण अफ्रीका को साउथ अफ्रीका अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, घबराइएगा नहीं। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए क्या किया? जन आंदोलन, जन मतलब लोग, आंदोलन तो लोगों का आंदोलन। तो जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की, ये जब अफ्रीका में भी थे तो वहां भी जन आंदोलन किए, लोगों के साथ आंदोलन किए। क्यों किए? तो आगे पढ़ते हैं सब। नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लुभा लिया था। यानी जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी थे तो वहां भी जन आंदोलन किए, और वहां की नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ सफलतापूर्वक लुभा। नस्ल भेदी मतलब नस्ल के खिलाफ, रंग रूप, गोरा काला, ये होता है रंग भेद के खिलाफ सफलतापूर्वक लोहा लिया। तो इसी पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। जिस पद्धति, जिस तरीके पे वो लोहा लिए, उसको वो सत्याग्रह कहते थे। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का मतलब समझाया, उसका मतलब था सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, इसका मीनिंग क्या था? यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपका मार्ग सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, आपका उद्देश्य सच्चा है, आप अहिंसा के साथ आगे बढ़ते हैं, आप अहिंसा को बल नहीं देते हैं और सच्चाई के साथ रहते हैं, तो आपको किसी शारीरिक फिजिकल पावर, लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना, प्रतिशोध यानी बदला लिए बिना, आक्रामकता मतलब बहुत उग्र नहीं हो जाना, गुस्सा नहीं होना, मर देंगे, काट देंगे, ऐसा नहीं होना है। बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तो आप बिना मारे काटे लड़े भी, सत्याग्रही को यह मैसेज दिया गया कि आप अपने रास्ते में सफल हो सकते हैं, बशर्ते आपको लगना पड़ेगा।
इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दमनकारी जो आप पे तकलीफ देते हैं, आपको दबाते हैं, आपको ठीक है चोट पहुंचाते हैं, उन जैसे शत्रु को चेतना को, उनकी सोच को, उनके देखे क्या उनको झिंझोड़ना होगा। इनको चाहिए कि आप ऐसे मार्ग को अप्लाई करेंगे, इन्हें अगर सहारा लेंगे तो वो लास्ट में हार मान जाएंगे। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कहा जाता है उत्पीड़क जो भी आपको तकलीफ देता है या जिन्हें भी तकलीफ पहुंचाया गया है, वो क्या करे? हिंसा के जरिए नहीं, हिंसा को ना स्वीकार करे, आपको कितना भी चोट पहुंचा रहा है, विवश ना हो, मजबूर ना हो। इसकी मतलब किसी को क्या होता है, औजार के, गुस्सा से, धमकी से, हिंसा से विवश ना करे, मजबूर ना करे, बल्कि सच्चाई को देखते हुए, क्या सच्चाई से देखे, सत्य के मार्ग पर चले। ठीक है, और देखने, हाँ, सहज भाव से स्वीकार करें। क्या करेंगे? सहज भाव से स्वीकार करेंगे, खुशी खुशी। प्रेरित करें, इंस्पायर करें, आप ऐसे अपना किरदार बनाएं। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। आपको संघर्ष का वक्त लंबा लगेगा लेकिन जीत आपकी होगी। गांधी जी का विश्वास था अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र पर बांध सकता है। तो गांधी जी का विश्वास था कि अगर अहिंसा का यह जो धर्म निभाएंगे तो भारतीयों को, जितने भी इंडियन है, उनको एकता, यूनिटी के सूत्र में बांध देंगे। चले अब हम लोग यहाँ पे पहुंचते। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। भारत जब आए तो वो सत्याग्रह आंदोलन चलाए जो साउथ अफ्रीका में चलाए। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। कहाँ? 10 मार्च 1917 से। तो यहाँ पे 1917 है तो उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। और जो दमनकारी बागान व्यवस्था थी, जो बागान के जो कंडीशन था, जो दमनकारी थे, जो उन्हें सताते थे, दबाते थे, उनके खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया कि उनके खिलाफ संघर्ष कीजिए, लेकिन संघर्ष का मार्ग कैसा हो? सत्य और अहिंसा। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। बिहार के बाद वो कहाँ चल गए? 2 साल बाद, उसी साल 17 में उन्होंने गुजरात का खेड़ा जिला किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। जब फसल खराब हुआ, प्लेग की बीमारी, पशुओं में बीमारी हुई, तो वो कर्ज चुकाने में, कर्ज के साथ लगान यानी कि सूद ब्याज चुकाने में की हालत में नहीं थे। तो उन्हें जाके महात्मा गांधी इंस्पायर किए, उनके बीच में क्या क्या सत्याग्रह के बात को रखे कि इस तरह से अपनी बात को मनवाए। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। वे चाहते थे कि जो भी अंग्रेजी हुकूमत थी, वे लगान में जो वसूली उसमें ढील दी जाए, तो रियायत दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे। तो अहमदाबाद में जो सूती कपड़ा का कारखाना था, तो गांधी जी 1918 में वहां भी पहुंचे। वहां के जो भी मजदूर थे उनके बीच में सत्याग्रह का आंदोलन चलाने की बात कही। चलिए, ये था आपके बीच में गांधी जी का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का नया एक पॉइंट है रॉलेट एक्ट। तो थोड़ा सा ये होता है कभी कभी सेंसर की वजह से। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो गांधी जी जब अपने क्या कहते हैं मिशन में निकले, उन्हें सफलता मिली, उनके साथ उत्साहित हुए, खुश हुए, अच्छा लगा। तो उन्हें उत्साह पे इसी को जोर देते हुए 1919 का जमाना में जब रॉलेट एक्ट का कानून पास हुआ था, तो उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। पूरे भारत के लोगों के विरोध के बावजूद भी, ठीक है, क्या किया गया? चलिए हम आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ, कहा जाता है कि पारित कर दिया गया इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक, हाँ, तो जल्दबाजी में इतने विरोध के बावजूद भी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये जो लंदन वाला है,
ठीक, इसमें जल्दबाजी से पारित कर दिया था। तो इस कानून में क्या था? इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी ये कानून ऐसा था कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव में जब कानून पास हुआ ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश शासन में, अंग्रेजी सरकार में, इस कानून के अंदर में क्या था कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, यानी कोई भी देश में राजनीतिक नहीं करेगा, अपने देश में लोगों के लिए सरकार चुनने की उपेक्षा नहीं रखेगा, उम्मीद नहीं रखेगा, और उसके बाद जो जिन पे भी शक होता है, कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकता है। तो कैदियों को 2 साल तक बिना, अब जिस पे अंग्रेजी सरकार को शक लगे कि ये आज़ादी के लिए लड़ रहा है, राष्ट्रव्यापी के लिए लड़ रहा है, आंदोलन करना चाहता है, या ये क्रांतिकारी बन सकता, उनको शक भी होता तो 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। मुकदमा चले या ना चले, ये 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ना बेल, ना अपील, ना दलील, ना वकील, ऐसा कानून था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते। महात्मा गांधी चाहते थे अहिंसक ढंग से, भले ही कानून ना माने लेकिन हमें तब भी अहिंसा नहीं करना है, और नागरिक अवज्ञा चाहने थे सारे लोग जमा हो। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था, जिसे 6 अप्रैल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चल गए। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे शहरों में रैली जुलूस निकाला गया, हमारे यहाँ भी निकलता है, देखते कभी। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। तो जो रेलवे वर्कशॉप था जहाँ पे काम किया जाता है, वहां पे कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जल उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्थाओं भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों को डर लगने लगा कि ये राष्ट्र आंदोलन हमारे शासन व्यवस्था की कमर न तोड़ दे। इसके डर से उन लोग क्या करने, लोगों की कमर तोड़ने की सोच पैदा की, यानी कि उस पर दमन, उस पर दबाव, उस पर जुल्म सितम ढाने का सोच लिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। क्योंकि रेलवे, टेलीग्राफ, संचार सब पे भंग कर दिया गया, सब कोई आंदोलन पे आ गए। तो इन्हें आशंका थी, तो अब ये अत्याचार पे उतर गए। इसी का नतीजा क्या हुआ, अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, और पंजाब के शहर अमृतसर में बहुत सारे जो लोकल पॉलिटिशियन थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनको हिरासत में जेल में बंद कर दिया गया था। तो गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। जब गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश आने पर भी बैन लगा दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। तो 10 अप्रैल का टाइम है, पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस था, पीसफुल, उस पर गोली चला दिया। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। हालांकि गांधी जी बोले थे, लेकिन क्या करेंगे, हर क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। गांधी के न्यूटन का थर्ड लॉ हो गया, ये तो अंग्रेज जानता था कि हम एक बार उकसाएंगे तो ये लोग हिंसा जरूर करेंगे, भले अभी ना कर रहे हैं, और यही हिंसा हमें मजबूत देगा, फिर हम भी उन पे लगाम लगाएंगे। और जो इनका डर था वही हुआ। 10 अप्रैल को पुलिस ने शांति जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग क्या किए, उग्र हो गए, गुस्सा हो गए, और बैंकों में, डाकखानों में, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। तो इसके बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, यानी कर्फ्यू, और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। उसके बाद मार्शल लॉ लागू हुआ और जनरल डायर कमान संभाल लिया। अच्छा, थोड़ा सा इसके भी बता देते हैं, ये फोटो किसका है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक फोक ट्रस्ट से गुजर रहे थे। तो 6 नवंबर 1913 न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह पर शामिल। गांधी जी गिरफ्तार हो गए। अश्वेत का मतलब होता है जो काले रंग के होते हैं, तो उनके खिलाफ, ठीक है, उनका अधिकारों का हनन, जो नुकसान हो रहा था उसके खिलाफ, नस्लवेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह उतारे गए। अब हम एक चीज और इसको भी पढ़ लेते हैं, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे। कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों, ठीक है, दुर्बलों मतलब जिसमें बल नहीं होता, हथियार है। लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है, निष्क्रिय प्रतिरोध, जिसमें कोई, ठीक है, उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिशोध
प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रिय चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन। निष्क्रिय करने का मतलब जिसमें जो जान नहीं है, ठीक है। तो सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है। महात्मा गांधी का क्या विचार था कि सत्याग्रह कभी भी शत्रु को कष्ट नहीं, वो अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है, शत्रु का भी विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है, दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता, गलत सोच नहीं। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, शुद्ध आत्मबल, यह आत्मा का बल है। सत्य की आत्मा का आधार होता है, यह आत्मा से चलता है, अंदर की सोच से चलता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। जो आत्मा से, जो बुद्धि से चला है, इसलिए उसका नाम सत्याग्रह दिया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, और आत्मा हमेशा ज्ञान से लैस होती है। इसे प्यार की लौ जलती है, इसमें प्यार का लौ दिया जलता है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकानी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसमें कोई शक नहीं था कि भारत के पास उतनी वेपन हथियारें नहीं थी जिससे वो मुकाबला कर सकता था। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते थे। अंग्रेज किसकी पूजा करते थे? युद्ध की देवता की। वे सब हथियारों से लैस होते, वो हमेशा हथियार से ही बंधे होते थे। जब हुआ तो ठठे ठठे। तो भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सके, उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि नुकसान तो हमारा ही होगा, क्योंकि ये तो बाहर ही है। अब देखिए 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग, गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। तो 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग, ये बात है 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब के शहर अमृतसर के एक छोटा सा जगह है जालियांवाला बाग, उसी में एक हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उस दिन क्या हुआ था? तो उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग में मैदान में जमा हो। यानी कि जो सालाना, जो साल में बैसाखी मेला होता है, पंजाब का सबसे फेमस है, वो शिरकत हुए थे, ठीक है, आए थे। जालियांवाला बाग जगह का नाम है, मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन ज्यादातर लोग सरकार के कानून के खिलाफ जमा हुए थे, उनके खिलाफ जो भी विरोध करने के लिए जमा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। बाहर के गांव वालों को पता नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ किया जा चुका है, मार्शल लॉ लागू किया जा चुका। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जनरल डायर क्या पहुंचा? हथियारबंद, लैस हथियार से। जाते उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे ठीक है, पुराने रास्तों को बंद, सभी रास्तों को बंद कर दिया गया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उसके बाद भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। उसमें क्या हुआ? जनरल डायर का गोली था ना, वो किसी का सीना, किसी का कोई चीज पहचाना नहीं, ना सर को, ना सीने को, ना किसी जात को, ना किसी पात को, ना हिंदू को देखा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना किसी को नहीं देखा। हर एक का सीना को छलनी किया और भारत के इस भूमि को, पवित्र भूमि को रक्त से भर दिया। ठीक है, ये निर्मम हत्याकांड, ये सबसे गंदा हत्याकांड जो किया वो जनरल डायर था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों को जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। अगर आप किसी को डराना चाहते हैं तो डंड गूंज नहीं सकते हैं। आप उसको डराइए, आप उसको बताइए ये लॉ लागू हुआ है, लेकिन उनका इरादा ही जनरल डायर का था लोगों को सीनों को छल्ली करना, तो फिर कौन रोक सकता था। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। इतना बड़ा हत्याकांड आग की तरह भारत के शहरों में फैल गया। और जैसा कि उत्तर भारत में बहुत सारे लोग व्यापक पैमाने पर शहरों में लोग सड़कों पर जमा हो गए, हड़तालें होने लगी, लोग हड़ताल करने लगे, काम में नहीं जाएंगे। सरकार के जो भी अंग्रेजी हुकूमत के अंदर करते थे वो भी बोले अब नहीं करेंगे काम। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। एक गुस्सा था, भारतीयों का सीना खून बहाया गया था, हत्या, मर्डर किया गया था जनरल डायर को।
सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया, लेकिन सरकार के अंदर कहाँ अफसोस, कहाँ उनके हृदय में कोई एक अच्छी एक शालीनता की आत्मा नहीं बसी थी। वो तो एक कठोर हृदय वाले थे, जो निर्मम हत्याकांड को आज मतलब एक के बाद एक अंजाम देते ही जा रहे थे। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सरकार लोगों को बेइज्जत और आतंकित डराना चाहती थी। तो सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। ये इतने निर्मम, ये इतने दयनीय लोग थे, ये इतने दमनकारी थे, ये इतने क्या कह ले बेरहम थे कि सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक से रगड़वाए और सड़क पर घसीट के चलने पर सारे साहिबों और सलाम करने के लिए मजबूर किया। लोगों को कोड़े मारे गए। गांव गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाया। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। देखिए एक चीज है, जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहा है। पंजाब 1919। देखिए आप अपने चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद निकालिएगा, असहयोग ही क्यों, पेज नंबर 32 में देखिए। भले रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। ये बड़ा आंदोलन था, लेकिन शहरों और कस्बों मोहल्लों तक ही सीमित था, पूरे भारत में नहीं पहुंचा था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी सोचते थे कि कस्बों और मोहल्लों तक सीमित ना रहे, शहरों तक नहीं, ये पूरे भारत में आग की तरह फैले और सत्याग्रह में सिपाहियों का संख्या दिनों दिन बढ़े। महात्मा गांधी पूरे भारत में ज्यादा जनाधार, यानी जनाधार मतलब पब्लिक का सपोर्ट चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। लेकिन महात्मा गांधी का विश्वास था, जब तक हिंदू मुसलमान को एक साथ ना किया जाए, ये कोई आंदोलन सफल होने वाला नहीं है, ना चलाया जा सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते थे। तो महात्मा गांधी सोचते थे कि खिलाफत का मुद्दा उठा ले, एक सब्जेक्ट बना ले, तो दोनों धर्म के लोग, धर्मावलंबी वाले लोग सामने आएंगे, तो हमारा भी जनाधार बढ़ेगा और सरकार को भी एक भय लगेगा कि नहीं, यहाँ पे भी लोगों का जमावड़ा है। ये खिलाफत का आंदोलन क्या था? तो पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। तो जो पहला वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में, उसमें ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, जिसे उर्दू में खिलाफत उस्मानिया के नाम से कहा जाता था। समझे, खिलाफत भी एक शासन होती है। तो ये तुर्की में जो तुर्की की ओटोमन हुकूमत थी, उसी को खिलाफत का भी हुकूमत कहते थे। इसी आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। ये अफवाह थी या जो भी थी, उसमें पूरे दुनिया में बताया गया कि आध्यात्मिक नेता जो एक धार्मिक होते हैं, जो मेन होते हैं, वो खलीफा कहलाते हैं। उसे ओटोमन सम्राट का जो खलीफा था, वो बहुत सख्त, बहुत भारी शांति संधि थोपी जाएगी, शांति संधि थोपी जाएगी। और खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो भारत में भी खलीफा की शक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, उनके साथ देने के लिए 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति, खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी गठन के कौन थे सदस्य? तो इस कमेटी में मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। तो मोहम्मद अली और शौकत अली और कई मुस्लिम युवा नेता भी महात्मा गांधी के साथ चर्चा किए और तलाशने लगे। महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी गई और सितंबर 1920 का जमाना कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। यानी मुसलमानों को नजदीक लाना था, तो महात्मा गांधी ने अपनी चतुर्बुद्धि का इस्तेमाल किया कि देखिए, ये जो यूरोप में खलीफा की शक्ति को छीना जा रहा है, उसके खिलाफ 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का जो कलकत्ता में अधिवेशन था, जलसा था, वहां पे सभी दूसरे धर्म के नेताओं को भी राजी कर लिया गया और उन्हें साथ देने को कहा गया स्वराज के लिए। किसके लिए? स्वराज, खुद का राज, लोगों का राज, पब्लिक का राज, नागरिक का राज के लिए।
ताकि अगर लोग मुस्लिम के लिए अगर ये चीज करते हैं हिंदू भाई, तो क्या होगा, मुस्लिम भी स्वराज के लिए महात्मा गांधी के साथ आएंगे और असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो कहा जाता है असहयोग ही क्यों, ठीक है। अब असहयोग ही क्यों, ये तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं असहयोग ही क्यों। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि, यानी महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था हिंद स्वराज, जिसे कब लिखा गया, 1909 में। तो उसमें कहा था कि महात्मा गांधी क्या कहा था, देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, यानी बिना भारत के लोगों के मदद से भी ब्रिटिश सरकार चलने वाली नहीं थी, ठीक है। और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, यानी भारतीयों के सहारा से, सहयोग से, मदद से ही चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले, अगर भारत के लोग अपना सहयोग, अपना जो भी कंट्रीब्यूशन, अपनी जो कुर्बानी उनके कंपनियों में दे रहे, वापस ले ले, तो क्या होगा, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। ये महात्मा गांधी का एक विचार था, विश्वास था। अगर सभी लोग अपना अपना सहयोग वापस ले ले, तो साल भर में ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी और हमें अपना देश पूर्णतः आजाद के रूप में मिल जाएगा। देखिए, चलिए, तो असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, असहयोग का विचार आंदोलन के, तो गांधी जी का सुझाव था, गांधी जी सुझाव देते हैं कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। चरणबद्ध मतलब क्रम से, ठीक है। अब पहले ये करना, पहले वो करना, इसके बाद ये करना है। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। पहला जो नियम था, पहला जो कदम था कि पदवियां, जो भी पद देते जाते हैं सम्मान करने में, जैसे आज के डेट में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, द्रोणाचार्य, ये जो अर्जुन अवार्ड, जो आजकल अर्जुन अवार्ड, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न होता था, उसको अब क्या किया गया, ठीक है। तो ये भी जो भी अवार्ड मिलता था, हाँ, तो इन सबको अब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसको क्या किया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से बदल दिया गया। तो ये जो अवार्ड मिलते हैं ये पदवियां कहलाती हैं। तो हम तुलना नहीं कर रहे पर बता रहे थे, इसी तरह से अंग्रेज भी अच्छे काम करने वालों को पदवियां देती थी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी बोले कि जिनको भी पद मिला है, जिनको भी मिला है, सम्मान मिला है, वो पुरस्कार वापस कर दे। सरकारी नौकरियों से वापस अपना नाम ले ले, सेना में जितने भी लोग हैं वो लोग वापस आ जाए, पुलिस में वो भी वापस आ जाए, अदालतों में जो भी है वो भी सहयोग वापस ले ले, विधायी परिषदों में जो भी राजनीतिक में वो भी वापस आके हमारे साथ सत्याग्रह में जुड़ जाए। स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, और उनके स्कूल और विदेशी जो भी कपड़े, उनका भी वस्तुओं का बहिष्कार, उन्हें बहिष्कार क्या होता है, तो बहिष्कार देखिए, बहिष्कार बोलते हैं किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, यानी किसी के साथ तालमेल साथ रखने से साफ साफ इनकार कर देना, या उनके गतिविधियों, उनके एक्टिविटी, उनके कार्यों में हिस्सा नहीं लेना, शामिल नहीं होना, जाओ हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, जाओ हम तुम्हारे फंक्शन में शामिल नहीं होंगे, जाओ हम तुम्हारे इस जो भी प्रोग्राम है, जो भी, ठीक है, उसमें हम शामिल नहीं हो सकते, यही बहिष्कार है। या चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, या जिस समाज के लोगों का, एक तरह के समाज बोले कि हम आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे, आमतौर पर यह विरोध एक रूप होता है। तो बोला गया अपनाती, हाँ, व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए बहुत बड़े लोगों के द्वारा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। तो महात्मा गांधी 1920 में, और एक क्या थे, शौकत अली थी कि वही खिलाफत कमेटी के शौकत अली, मोहम्मद अली बंधु, उनके साथ मिलकर समर्थन सपोर्ट जुटाने में देश भर में भ्रमण यात्रा करना शुरू किया। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर साशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। तो 1920 में क्या था, कांग्रेस बहुत सारे प्रस्ताव पर साशंकित, यानी बहुत सारे जो प्रपोजल थे महात्मा, उन पर थोड़ा साशंकित थे, शक था, उन्हें डर था, कुछ भी था, ठीक है, कि ये करे ना करे। तो वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद समझते हैं जनता के द्वारा चुने, आजकल, अब उस समय एक दूसरे द्वारा चुना जाता था। तो चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे, एजिटेशन हो रही थी।
उन्हें भय था, उन्हें डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हिंसा। सितंबर से दिसंबर तक भारत में भारी खींचतान चलती रही। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ मान रहे, कुछ नहीं मान रहे, किनका से अधिक है। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। कुछ समय बाद क्या हुआ? आंदोलन के जो समर्थक थे और जो विरोध था, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहा। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ। क्या हुआ? एक समझौता हुआ, एक कंप्रोमाइज हुआ कि असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई, और ये जो असहयोग कार्यक्रम है उस पे एक्सेप्ट की जो मोहर है वो लगा दिया गया। ठीक है। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, और ये जो हम देखना चाहते हैं, हाँ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। जुलाई 1922 विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। तो ये जो उसका बहिष्कार कर रहे हैं लोग। तो और आगे क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ, तो ये जो है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, इसी चीज के बारे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, और आपको हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा लगा तब भी लिखें, नहीं लगा तब भी लिखें। अगर किसी को लगता है कि ये वीडियो किसी को मदद करता है तो प्लीज़ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें साथ दें। चलिए, अभी देखिए सब्सक्राइबर हो चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी वॉच टाइम की कमी है। तो प्लीज़ आप हमें साथ दें ताकि हम अपने वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकें और आपके बीच में एक से एक वीडियो बना के ला सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए रंग।